हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू कंसेप्ट फॉर्मूला और पीवाई की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरे सिलेबस को 15 से 20 मिनट के अंदर कर रहे होंगे। आज हम एटम्स को 15 से 20 मिनट के अंदर पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके नीट और जेई में लास्ट 5 साल में जो पीवाई क्यू आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सोचो 15 मिनट में आपका पूरा फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इससे बेस्ट सेशन आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्जेस, एरर्स, गेट वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख लीजिए, या फिर इस चैनल पे भी आप देख सकते हो। पूरे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं। अब जो ये है, इसके आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के अंदर। तो आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखो और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग के अंदर बिठा लो, उतना कर लो और कुछ नहीं करना है। बाकी यहां पे जितना कराऊंगा उससे बाहर ना तो आपके नीट में क्वेश्चन आएगा, ना जेई में क्वेश्चन आएगा, मेंस में, ना कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आएगा। तो फिजिक्स के रिवीजन के लिए इससे बेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं है। तो यहाँ के इस सीरीज के सारे लेक्चर्स आप देख लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करे। तो प्लीज यार, एक बार लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको और क्या चाहिए, और शेयर कर देना जितना हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर था। ये पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी कर चुका है। सेकंड चैप्टर से नीट और जेई में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। नीट 2024 में इससे 2 क्वेश्चन आए। अब सोचो 15 मिनट का ये लेक्चर है, उससे आपको नीट में 8 नंबर फिजिक्स में मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, अपन एक चैप्टर को 1 महीना पढ़ते हैं, फिर भी उससे एक क्वेश्चन भी सही हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं 15 मिनट में 8 नंबर आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो आपको इसमें मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, 10 से 15 नीट और जेई के पीवाईक्यू करेंगे और असरसन रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे मुझे चाहिए। छोटा अभी चैनल है, तो मैं चाहता हूं जितना ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे वीडियो उतना अच्छा है, क्योंकि एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे 16 से 17 घंटों का टाइम लगता है। मतलब 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का मुझे टाइम लगता है। तो प्लीज जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बाकी चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना एटम्स में, कि एटम है तो इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिए। तो सबसे पहले थॉमसन भाई साहब आए। थॉमसन बाबा ने हमें बोला कि भाई मैं एक मॉडल देता हूं जिसको आप लोग जानते हो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से। उसमें क्या होता है, उसमें इन्होंने बताया जैसे केक होता है ना, केक के अंदर ऊपर चेरीज होते हैं एम्बेडेंट। अगर आपने देखा केक के ऊपर चेरीज होते हैं ना, तो इन्होंने बोला जैसे केक के ऊपर चेरीज एम्बेडेंट होती है, उसी प्रकार से जो एटम होते हैं उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेंट होते हैं। और इन्होंने बताया जो टोटल चार्ज होता है एटम का वो 0 होता है। फिर उनके बाद एक आया रदरफोर्ड भाई साहब। ऐसा होता है ना कि एक कोई आइसक्रीम की दुकान है तो साथ में दूसरी भी दुकान होगी, है ना, कि इसमें यार ये कमी है। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला कि थॉमसन भाई साहब ने जो बताया ना उसमें एक चीज गलत बताई, कि उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरे रहते हैं। तो उन्होंने बोला बिखरे हुए नहीं रहते, वो एक कोई स्मॉल जो वॉल्यूम है ना वहां पे फंसे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं, नहीं, उसके सेंटर में, उसके सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो उसके न्यूक्लियस में वो बैठे रहते हैं। जैसे आप क्या होता है ना, आपकी कोई क्रश होती है ना, आप चारों ओर उसके चक्कर लगाते रहते हो, ये उधर जा रहे हो तो आप उधर जा रहे हो, इधर आ रहे हो तो आप इधर आ रहे हो। तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसके चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरे हुए नहीं रहते, वो सेंटर में एक जगह रखे हुए होते हैं स्मॉल वॉल्यूम में, जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों ओर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। और ये जो है 99% मास इसी में होता है, और 99.99% जो एरिया होता है वो खाली होता है। ओनली जो बीच का 0.01 एरिया है ना, उसी में पॉजिटिव चार्ज रखा होता है। फिर उनके बाद भाई साहब आए बोर मॉडल, और यही मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है अब तक, और यही काम का मॉडल अपने लिए। तो इन्होंने बोला भाई मैं एक नहीं 3 बातें आपको बताऊंगा जिसको 3 पोस्टुलेट्स कहा जाता है। बोर के 3 पोस्टुलेट्स बहुत काम के, यहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा, लेकिन जो मैं बात बोलूंगा ना वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लाइक सिस्टम के लिए वैलिड होगी। मतलब हाइड्रोजन के जैसा कोई एटम होगा, उसी के लिए एलिमेंट होगा, उसी के लिए वैलिड होगी। ऐसा नहीं तुम उसको कैल्शियम में भी लगा रहे हो, कोई भी जो दूसरा एटम है मैग्नीशियम में भी लगा रहे हो, उनमें नहीं होगा। जिसका 1 इलेक्ट्रॉन लाइक सिस्टम होगा उसी के लिए वैलिड होगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अभी जेई मेन 2024 का क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट वाइज, मोस्ट ऑफ मास ऑफ द एटम एंड इट्स ऑल पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। तो रदरफोर्ड ने ये तो बोला था कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर, आप चारों ओर चक्कर लगा रहे थे ना क्रश के, तो वैसे याद रखो हम क्रश के चारों ओर चक्कर लगा रहे, रदरफोर्ड ने बोला था, और क्रश बीच में बैठा है। तो पॉजिटिव चार्ज बीच में बैठा है, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहे, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तगड़ी बात बोलिए, ट्रू बात बोलिए। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन एन एटम स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड। एम्बेडेड किसने बोला था, वो केक के ऊपर चेरी जैसे रहता है, वो बोला था थॉमसन भाई साहब ने। लेकिन इसने क्या बोला, ये भी स्पेशल केस है रदरफोर्ड मॉडल का। तो सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है ना, ये किसने बोला था, थॉमसन ने बोला था ना। तो पहला सही दूसरा गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। स्टेट वन तो ट्रू है और दूसरा है जो फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बोर मॉडल के लिए वैलिड नहीं है। अब बोर भाई साहब ने क्या बोला था, 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए। तो ड्यूट्रॉन में तो बिल्कुल सही बात है, ड्यूट्रॉन ऐसा कुछ होता है 1h2, इसके लिए वैलिड होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैलिड होता ही है। अब ये क्या है, सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, मतलब हीलियम प्लस है ना, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 में से एक तो गया ना, तो 1 ही बचा।
अब एक ऑप्शन क्या है, सिंगल आयोनाइज्ड नियोन एटम, तो नियोन में से एक हटा दोगे तो भी 10 - 1 9 होगा ना, तो मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी जो अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बोल्ट के तीनों पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और एनर्जी, इनके ऊपर मेनली क्वेश्चंस आते हैं। चलो तो बोर के तीनों पोस्टुलेट्स क्या है, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, बोर भाई साहब ने बोला था कि जो ऑर्बिट्स है, ओनली ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ऐसे ही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनके अंदर जो ये है एंगुलर मोमेंटम वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लाई में होगा, मतलब जो n की वैल्यू है वो तो इंटीग्रल होगी, मतलब 1 2 3 4 होनी चाहिए, कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, और ये h/2π के मल्टीप्लाई में होगी। सिंपली क्या बोला कि ओनली ऐसे ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो n के इंटीग्रल मल्टीपल में हो h/2π के में। तो पहला तो हो गया mvr इक्वल्स टू nh/2π। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, मतलब n2 से n1 में नीचे आ रहा है, हायर से लोअर में आता है, तो हमेशा जो आपकी एनर्जी है वो रिलीज होगी, और अगर लोअर से हायर में जाएंगे तो आपकी एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। देखो अगर लोअर से हायर में जाते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहो। तो SC/λ इक्वल्स टू E इक्वल्स टू SC/λ, तो वही फॉर्मूला है, तो डेल्टा इक्वल्स टू SC/λ यहाँ पे अपने पास आ गया। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके चारों ओर, इसमें ये तो बोला चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब चक्कर लगा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं से बंधा हुआ रहेगा, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कुलाम्स, जो ये है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए कुलाम्स लो क्या है, K/Q1Q2/r², तो यहाँ पे K/Q1 की जगह ZE, Q2 की जगह E, तो KZE²/r² की जगह r² कर दिया, इक्वल्स टू mv²/r, जो कि इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। चलो अब बोर्स मॉडल में मेन चीजें क्या है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है 0.529 इंटू n²/z, ये याद रख लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 2.18 इंटू 10⁶ z/n, ये याद रख लो। टाइम पीरियड का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन फॉर्मूले मेनली आपको याद रखने हैं। अब टाइम पीरियड का ये देख लो, टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी कहीं पे होती है n³/z², और इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कभी पूछे तो क्या हो जाएगा z²/n³। ठीक है, तो बस ये याद करने की चीजें आप ये याद रख लो। अब आपको कभी पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो कितना होगा, तो होता है -1। इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। कभी आपको टोटल एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, कभी आपको टोटल एनर्जी देगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो कितना है 2 है। अब आप बोलोगे भाई इसके ऊपर क्वेश्चन कराओ तभी हमें समझ में आएगा, बिल्कुल मैं करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है दिख रहा है ना, क्वेश्चन है कंसीडर थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, उसकी स्पीड आपको ऑर्बिट की बतानी है। तो अब स्पीड बतानी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n। z तो आपके पास हीलियम दे रखा है, तो z की वैल्यू तो आपके पास कितने आ गई 2 आ गई। n की वैल्यू क्वेश्चन में थर्ड ऑर्बिट दे रखी है तो n की वैल्यू 3 आ गई, z की जगह 2 रखा है, n की जगह 3 रखा, आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये आपके AIPMT 2015 का क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम होता था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको रेडियस ऑफ इनर ऑर्बिट का दे रखा है कितना 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर -11 मीटर, और आपको पूछा है कि थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा। देखो अब आप एक चीज समझो, आपको रेडियस दे दिया n इक्वल टू इनर, मतलब n इक्वल टू 1 का रेडियस दे दिया, और आपको रेडियस पूछा n इक्वल टू 3 का। अब आप देखो रेडियस में n में क्या रिलेशन होता है, r इक्वल टू क्या होता है 0.529 इंटू n²/z होता है। तो यहाँ पे z तो हाइड्रोजन की बात हो रही तो z तो दोनों के लिए 1 हो जाएगा, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो जाएगा, मतलब r1/r2 इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, n2 की वैल्यू कितनी है 3 है, r1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, r2 की आप निकाल लोगे। तो सिंपली जब आप ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है निकालोगे तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल एनर्जी आपको बतानी है, अच्छा स्टेशनरी nth ऑर्बिट की बतानी है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था इक्वल्स टू -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, मतलब z² की जगह तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना बच जाएगा -13.6/n², तो -13.6/n² ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आ रहे हैं ना, और ये सारे PYQ नीट 2020 कोविड का क्वेश्चन है, सारे PYQs है, तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको टोटल एनर्जी जो है वो दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। मैंने अभी क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू इन दोनों का रेशियो -1 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो कितना होता है 2 होता है। तो बस तो आपको 3.4 दे रखा है, इससे जब मल्टीप्लाई होता है टोटल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी +3.4, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी दोगुनी हो जाएगी, तो -6.8 तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और +3.4 क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी।
तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी बताओ समझ में आ रहा है ना कैसे यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह डिपेंड करेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी किस तरह डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी का आप बोलोगे भैया आपने तो बताया नहीं यार, कैसे भैया हो यार, आपको खुद को कुछ नहीं आता, आपने बताया नहीं फ्रीक्वेंसी का हम कैसे कर देंगे? अरे 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 बेवकूफ, मैंने क्या बताया था? टाइम पीरियड का क्या होता है? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर होता है। एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर होता है, तो टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा ही तो होता है फ्रीक्वेंसी। अरे 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 एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है ना, तो इसका उल्टा कर दे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अब ये किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, या किसी की नहीं हो रही। एन के ऊपर डिपेंडेंसी पूछा ना, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा आपके पास आंसर। आ रहा है ना समझ में? किसी का भी कहीं से रिलेशन पूछ सकता है, बस आपका एक बार देखा हुआ रहेगा तो सब कुछ बैठ जाएगा। अब काफी बार क्वेश्चन आता है कि एक हीलियम एटम आया तो उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है? कोई भी न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर उसके पास हीलियम एटम को ऊपर लाते हैं, तो कौन सी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां तक वो आ पाएगा? तो कौन सी है? आर नोट इक्वल टू के टू ई जेड ई अपॉन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब आप कैसे निकाल दो? जैसे ये वी से आ रहा है यहां तक, मान लो आके एकदम से रुक गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन लगेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। पहले वी थी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे आर नोट में मान लिया। इसका जो चार्ज जो जेड ई है, इसका अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब 2e इसका चार्ज होता है, तो हाफ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? के 2e के Q1 की जगह 2e, Q2 की जगह ZE अपॉन R की जगह R नोट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो R नोट यहां से सीधा सीधा कितना आ जाएगा? के 2e ZE अपॉन हाफ ऑफ एम स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता लगा? जो R नोट है, ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर कर रहा है, मतलब वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये चार्जेस कर रहा है। इससे अपन को यहाँ पे पता लग गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आता है? ये सीधा सीधा आपने पूछ लिया, इसने क्वेश्चन में पूछा, नीट 2016 में आया था कि वही कि वी वेलोसिटी से आ रहा है तो एम के ऊपर किस तरह डिपेंड करेगा। अभी हमने पढ़ा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अभी अपन ने पढ़ा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर एक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरा चांसेस होता है। देखो इसमें आप क्या समझो, जो पहला होता है वो होता है लाइमन, मतलब पहले एन इक्वल टू 1 के ऊपर जितनी भी लाइंस आएगी वो लाइमन के ऊपर आएगी ना, तो ये सारी की सारी किसके ऊपर आ रही है? लाइमन के ऊपर आएगी। वो कहीं से भी आओ, सेकंड पे जो आएगी वो बामर के ऊपर आएगी, थर्ड पे जो आएगी वो पास्चन के ऊपर आएगी, फोर्थ पे जो आएगी वो ब्रैकेट के ऊपर आएगी, फिफ्थ पे जो आएगी वो फंड के ऊपर आएगी। अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं, कभी आपको बोल देगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन किसे कहेंगे, तो जब भी लाइमन की बात आ जाए तो लाइमन कहां पे है? एन इक्वल टू 1 पे है, तो जब भी लाइमन की बात आ जाए तो एन इक्वल टू 1 तो फिक्स रहेगा। अब इसने बोला फर्स्ट लाइन ऑफ, जब भी फर्स्ट लाइन लिखा हुआ हो मतलब जस्ट ऊपर से वो आ रहा है, मतलब एन इक्वल टू 2 से कहां से आ रहा है? एन इक्वल टू 1 पे आ रहा है। नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूं। कभी वो बोले लास्ट लाइन ऑफ लाइमन में आया, तो लाइमन का मतलब क्या? मैंने अभी बोला एन इक्वल टू 1। अब वो बोला लास्ट लाइन ऑफ, मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है, लास्ट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से 1। अब वो बोले लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो बामर का मतलब क्या हो गया? एन इक्वल टू 2। फर्स्ट लाइन बोला मतलब इससे जस्ट ऊपर से आ रहा है, मतलब एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2 में। लास्ट लाइन ऑफ बामर बोले मतलब एन इक्वल टू इनफाइनाइट से एन इक्वल टू 2 में आ रहा है। आया समझ में? अब जैसे पास्चन के लिए फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी? फर्स्ट लाइन पास्चन की होगी एन इक्वल टू 4 से 3 में आ रहा है, लास्ट लाइन कितनी होगी? इनफाइनाइट से 3 में आ रहा है। समझ में आया ना? अभी एक फॉर्मूला आप याद कर लो, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन2 स्क्वायर, और ये लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, आर क्या है? रिडवर्ड कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। और 1 अपॉन लैम्डा को अपन म्यू बार भी लिखते हैं, वेव नंबर होता है ये म्यू बार है ना, तो इसको अपन ये भी लिखते हैं, बस आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए। और जो बामर सीरीज है इसको अपन विजिबल रेंज भी बोलते हैं ना, विजिबल रेंज भी बोलते हैं। अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन में सीधा ना देखे वो बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से आ रहा है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या रहेगा? आपने ये पढ़ा है डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? एस सी अपॉन लैम्डा होता है, भैया हमने पढ़ा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा कम है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी गैप ज्यादा है। तो कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो मतलब एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा, मतलब इनफाइनाइट से किसमें आ रही है? मान लो अगर लाइमन की बात हो रही तो 1 में, बामर की बात हो रही तो 2 में, पास्चन की बात हो रही तो 3 में। समझ में आया? अब इसको अपन क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में भी तो क्या होता है? इनफाइनाइट से आता है। इनफाइनाइट से लास्ट लाइन में मैंने क्या बोला था? सबसे ऊपर से आता है, मतलब इनफाइनाइट से 1 में, 2 में, 3 में। तो सेम चीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए होगी, तो आपको चाहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दे या लास्ट लाइन ऑफ बोल दे, तो दोनों के लिए सेम ही बात है। अब बोल दिया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा है ना, डेल्टा इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ बढ़ा दिया मतलब एनर्जी गैप कम हो जाएगा, मतलब जस्ट ऊपर से आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं लाइमन की तो कहां से आएगा? एन इक्वल टू 2 से 1 में। बामर की कहां से आएगा? 3 से 2 में। तो ये चीज कौन सी चीज याद करो, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट लाइन से आएगा, उसमें भी क्या होगा? जस्ट ऊपर से आएगा, मतलब लाइमन के लिए एन इक्वल टू 2 में। तो क्या मैं इसको फर्स्ट लाइन भी लिख सकता हूं क्या? समझ में आ रहा ना? नहीं आया तो वापस 5 मिनट बैक करके इसको देख लो ना, बहुत काम की चीज बताइए। अब क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर। लास्ट लाइन ऑफ बामर मतलब इनफाइनाइट से दूर से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से 2 यहां पे इतना लिख दिया। एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन मतलब लाइमन 1 पे है, तो मतलब इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, तो इनफाइनाइट से 2 पे, इनफाइनाइट से 1 पे, इन दोनों का रेशियो पूछा है। फॉर्मूला अपन को बताइए, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन2 स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा,
हाँ, n1 की वैल्यू एक बार कितनी है, 2 है, एक बार कितनी है, 1 है, और n2 की वैल्यू दोनों बार इनफाइनाइट है। जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो है 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन एक और आया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए देखो लैंग्वेज चेंज करिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट आते आपके दिमाग में आना चाहिए डेल्टा इक्वल्स टू एससी अपॉन लेमडा। शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी गैप ज्यादा होना चाहिए, मतलब कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। तो इनफाइनाइट से बामन में मतलब 2 में, इधर इनफाइनाइट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन से नंबर पे होता है, 4 नंबर पे, तो इनफाइनाइट से 4 में। इन दोनों का भी वही आपको निकालना है। तो वापस आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास जो आंसर है वो 4 लेमडा आ जाएगा। 4 लेमडा आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस आपको पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले इनफाइनाइट से आ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोले जस्ट ऊपर से आ रहा है, फर्स्ट लाइन बोले जस्ट ऊपर से आ रहा है, लास्ट लाइन बोले इनफाइनाइट से आ रहा है। बस इतना ध्यान में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीडेबल कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, वेव नंबर आपको निकालना है, लास्ट लाइन ऑफ बानर। अब देखो यहां पे भी क्लियर नहीं बोला, लास्ट लाइन ऑफ बामर मतलब लास्ट मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है, तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, n1 की वैल्यू 2 हो गई। बामर की बात हुई तो हाइड्रोजन है मतलब z की वैल्यू 1 हो गई, और r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। क्या पूछा आपको, क्या पूछा, वेव नंबर मतलब म्यू बार क्या होता है 1 बाई लेमडा। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, 1 बाई लेमडा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी, z की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट है। कैलकुलेट करोगे चौथा आंसर आ जाएगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है, इजी है ना। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। हर बार आप इनमें कंफ्यूज होते होंगे, लास्ट लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आई होप आज क्लियर हुआ होगा। चलो कई बार ये जैसे ये है नीट 2024 में आया। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, अब आप क्या है n इक्वल टू 2 3 दे रखा है, तो आप निकालने तो नहीं बैठोगे सबका 1 अपॉन लेमडा वाला फॉर्मूला लगा के। तो आप क्या देखो, यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है, अब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है मतलब उसमें एनर्जी गैप कम होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा किसकी है, 656, मतलब सबसे कम होना चाहिए, मतलब n इक्वल टू 3 से 2 में आ रहा है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसमें वेवलेंथ सबसे कम है उसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे कम किसमें है, ये रहा 410। अब सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किससे है, 6 से 2 में, 5 से 2, 4 से 2, सबसे ज्यादा किसमें, 6 से 2 में। तो 6 से 2 वाला फर्स्ट आ जाएगा। तो पहले का तो आएगा थर्ड और फोर्थ का आएगा फर्स्ट, पहले का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट। चेक कर लो, चेक कर लो, समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, बस इतना सा कर दो। बहुत मेहनत लगती है, वीडियो 16 से 17 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, है ना। और देखो पसीने भी बहुत आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, देखो दिख नहीं रहे होंगे ना, बहुत पसीने आ रहे हैं। तो बस फैला दो, छोटा चैनल है, मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, तो वो कर दो। अब ये इस टाइप का कई बार आपको डायरेक्ट याद रखो तो कर दो। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो -13.6 से आएगा, n इक्वल टू 2 के रखोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा -3.4। n इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 9 को कितना आ जाएगा 1.51। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो लगभग 1 से थोड़ा कम आएगा। तो ये डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। ये चीजें मैंने सारी आपको बता दी है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लाइन ऑफ मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होगी, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n(n-1 अपॉन 2। क्वेश्चन करके बता दो भैया, बिल्कुल। जेई मेन 2025 का क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन फोर्थ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल फोर्थ मतलब n की वैल्यू 4, तो n(n-1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया, तो 2 इंटू 3 कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एटम का पूरा चैप्टर जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पूरा पीवाईक्यू करा दिए हैं, पूरे काम के न्यूमेरिकल करा दिए। इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और मैंने और जितने भी लेक्चर्स कराए हैं सब देखना, सारे इसी प्रकार से कराए, मजा आएगा। बहुत कम टाइम में कराए, बहुत मेहनत लगी है। बस आप अच्छे से पढ़ो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।